हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। ठीक है, तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि रूम टेम्परेचर पे जो फिनोल्स होते हैं वो कौन से स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं। तो फिनोल्स की अगर हम बात करें, अगर फिनोल प्योर स्टेट में होता है, अगर फिनोल प्योर स्टेट में होता है तो फिनोल्स जनरली कलरलेस होते हैं, या तो सॉलिड होते हैं या फिर लिक्विड होते हैं। कलरलेस होंगे या फिर सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे। ठीक है, तो फिनोल्स आर जनरली कलरलेस, सॉलिड्स और लिक्विड्स। लेकिन क्या होता है, अगर जो फिनोल है हमारे पास, अगर उसको हम काफी टाइम तक ऐसे ही रख देते हैं तो धीरे धीरे उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि एयर की वजह से, ठीक है, तो फिनोल्स की एयर की वजह से ऑक्सीडेशन हो जाती है और ऑक्सीडेशन होने की वजह से फिनोल्स के अंदर कलर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो जो भी हमारा प्योर सैंपल होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन जो फिनोल होते हैं उनको अगर काफी टाइम तक रख दिया जाता है तो ऑक्सीडेशन की वजह से उसके अंदर कलर डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर फिनोल्स में कुछ पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, अगर फिनोल में कुछ पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट लगे हों जैसे नाइट्रो ग्रुप, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये फिनोल है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा कलरलेस होता है। लेकिन अगर इसकी ये नाइट्रो ग्रुप इसमें लगा देते हैं 246 पोजीशन पे तो इसका कलर हो जाता है येलो। ठीक है, तो फिनोल के अंदर कुछ पर्टिकुलर अगर सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं तो भी फिनोल के अंदर कलर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट फिनोल का अगर हम देखें तो फिनोल का ये जो एक मॉलिक्यूल होता है, इसमें फिनोल का ये ऑक्सीजन का एटम और दूसरे वाले फिनोल का ये हाइड्रोजन एटम, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और ये जो फिनोल, दूसरा फिनोल का मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीजन एटम और नेक्स्ट वाले फिनोल का हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इस टाइप से आप देख पा रहे हो कि जो भी ये फिनोल होते हैं, इसका हर एक मॉलिक्यूल नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ठीक है, तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फिनोल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्रोकार्बन्स और एल्काइल हैलाइड, जिनका मॉलिक्यूलर मास इस फिनोल के कंपेरेबल होता है, उन हाइड्रोकार्बन और एल्काइल हैलाइड से अगर इनका कंपेयर करें तो फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी। ठीक है, फिनोल्स अगर हमारे पास कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड फिनोल है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारे पास ये फिनोल है और इसके इधर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है R, या कोई इधर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है R, तो जो भी एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स होते हैं वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारा जो फिनोल है अनसब्स्टिट्यूटेड होता है, अगर हमारा फिनोल इस टाइप से अनसब्स्टिट्यूटेड है, इसके ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर फिनोल हमारा कैसा है, डाइहाइड्रिक है, या फिनोल कैसा है, ट्राइहाइड्रिक है, तो उस केस में फिनोल की सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर हाई होती है। ठीक है, तो अनसब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स या फिर डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक फिनोल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। और फिनोल की ये जो सोल्यूबिलिटी है उसका अगर हम रीजन देखें, व्हाई फिनोल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, तो उसका रीजन हम क्या देखते हैं कि फिनोल का जो OH ग्रुप है वो वाटर के इस ऑक्सीजन के साथ इस टाइप से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे ये फिनोल का ये H और वाटर का ये ऑक्सीजन, इस टाइप से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल होता है फिनोल की सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर करवाने में। ठीक है, तो फिनोल्स वाटर के अंदर सोल्यूबल क्यों होते हैं, क्योंकि फिनोल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ। ठीक है, तो ये रीजन है फिनोल की सोल्यूबिलिटी का वाटर के अंदर। ठीक है, तो अभी हम एक चीज और हमें यहाँ पे नोटिस करनी है कि जो फिनोल्स होते हैं और हमारे पास जो अल्कोहल होते हैं, अगर उनकी सोल्यूबिलिटी को हम कंपेयर करते हैं, ये हमारा अल्कोहल है और ये यहाँ पे फिनोल है, अगर वाटर के अंदर इसकी सोल्यूबिलिटी को हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि फिनोल का ये जो
फिनाइल रिंग है इसका साइज काफी बड़ा होता है, इसीलिए ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है यहाँ पे ये इतने अच्छे से नहीं बन पाता है। लेकिन एल्कोहल के केस में ये जो R ग्रुप होता है जनरली इसका साइज फिनाइल ग्रुप से छोटा होता है, इसीलिए यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है ये अच्छी होती है। ठीक है, इसीलिए जो एल्कोहल्स होते हैं उनकी सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर फिनोल से ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं हम कंपैरिजन ऑफ द सोल्यूबिलिटीज एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोफिनोल्स। ठीक है, एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है, एक पैरानाइट्रोफिनोल होता है, एक मेटानाइट्रोफिनोल्स। ठीक है, इनका कंपैरिजन पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट का और सोल्यूबिलिटीज का इन वाटर। ठीक है, तो जो भी हमारे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होते हैं उसकी सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर और उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा मेटानाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल से कम होता है। ठीक है, तो इसी का हम रीजन अभी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होते हैं वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है। जैसे ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, इसी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के मॉलिक्यूल के अंदर OH ग्रुप भी यही है और नाइट्रो ग्रुप भी यही है। तो इन दोनों ग्रुप के बीच में ये इसका OH का ये हाइड्रोजन और नाइट्रो ग्रुप का ये ऑक्सीजन, तो इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर ही ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें ये नाइट्रो ग्रुप और OH के बीच में ही ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका जो इफेक्ट होता है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच्ड होता है। जैसे यहाँ पे ये पैरानाइट्रोफिनोल का जो मॉलिक्यूल है ये दूसरे वाले पैरानाइट्रोफिनोल के मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ये दूसरे वाला इस तीसरे वाले पैरानाइट्रोफिनोल के मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड है इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, सेम इसी टाइप की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है? मेटानाइट्रोफिनोल में। ठीक है, तो हर एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड होता है। कब? जब कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। ठीक है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो विद इन वन मॉलिक्यूल होती है। जैसे एक मॉलिक्यूल है इसके अंदर ही हो गई। तो इससे फर्क क्या पड़ता है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, लेकिन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो सभी एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। इसी की वजह से जो भी हमारा, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस केस में होती है उस केस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड है। लेकिन इंट्रामोलिकुलर के केस में ऐसा नहीं है, हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से, जैसे ये मॉलिक्यूल अलग है ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल अलग होगा, उसके और इसके बीच में कोई भी किसी भी टाइप की कोई बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो यही रीजन होता है कि जो भी हम सोल्यूबिलिटी देखते हैं वाटर के अंदर तो वो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की कम होती है, और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं वो भी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का कम होता है एज कंपेयर टू द पैरानाइट्रोफिनोल और मेटानाइट्रोफिनोल। इसका रीजन मैंने बता दिया, रीजन है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, लेकिन पैरा और मेटानाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसी रीजन की वजह से जो भी हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है उसकी सोल्यूबिलिटी और उसका बॉइलिंग पॉइंट पैरानाइट्रोफिनोल्स और मेटानाइट्रोफिनोल्स के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनोल्स। ठीक है, तो फेनोल्स आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, जो फेनोल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं
और जो फेनोल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उनको दो क्लासेज में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक तो रिएक्शंस ड्यू टू फेनोलिक ग्रुप, ये जो OH ग्रुप होता है इसको बोलते हैं फेनोलिक ग्रुप, OH ग्रुप को क्या बोलते हैं, फेनोलिक ग्रुप, ठीक है। दूसरी रिएक्शन ऐसी देखेंगे हम जिसमें रिएक्शन किसकी वजह से होगी, एरोमेटिक रिंग की वजह से, ठीक है। एक तो ये रिएक्शन देखेंगे जो OH ग्रुप की वजह से, एक वो रिएक्शन देखेंगे जो इस फिनाइल रिंग की वजह से या इस एरोमेटिक रिंग की वजह से होती है, ठीक है। अभी 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ फेनोलिक ग्रुप, ठीक है। ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है फिनाइल रिंग पे, इस OH ग्रुप की वजह से जो जो रिएक्शंस होते हैं वो डिस्कस करेंगे अभी हम। सबसे पहली जो रिएक्शन है दैट इज वेरी मेन रिएक्शन, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर। तो फेनोल्स जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं फेनोल्स, ठीक है। और हमें कैसे पता चलता है कि फेनोल्स एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, फेनोल्स के साथ जब किसी भी एक्वस एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं, फेनोल्स के साथ जब किसी भी एक्वस एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फेनोल प्रोड्यूस करता है सोडियम फिनोक्साइड। जब भी कोई बेस किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट प्रोड्यूस करता है तो मतलब दूसरा कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा उसका कौन क्या नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जो फेनोल्स होते हैं वो उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। आगे क्लास में हम देखेंगे कि उनका रीजन क्या होता है, व्हाई फेनोल्स आर एसिडिक इन नेचर, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो जो भी फेनोल्स होते हैं जब वो किसी भी बेस के साथ या एल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो सोल्ट बनता है उस सोल्ट को बोलते हैं हम फिनोक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फिनोक्साइड। यहाँ पे सोडियम लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि जो फिनोल्स होते हैं उनका एसिडिक नेचर तो होता है, वो तो हमें पता है, लेकिन फिनोल्स का जो एसिडिक नेचर होता है वो कैसा होता है, फिनोल्स का एसिडिक नेचर वीक होता है, फिनोल्स आर वीक एसिड। अब हम कैसे कह रहे हैं कि फिनोल्स वीक एसिड है, फिनोल्स वीक एसिड इसीलिए है क्योंकि फिनोल से जो ये सोल्ट बना है, फिनोल से ये जो सोल्ट बना है जिसको हम सोडियम फिनोक्साइड बोल रहे हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन किसी दूसरे एसिड के स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करवा दें, अगर इसकी रिएक्शन किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करवा दें तो यहाँ पे क्या बनता है कि वापस से हमें फिनोल मिल जाता है, वापस से क्या मिल जाता है, फिनोल मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि फिनोल का जो सोडियम फिनोक्साइड बना है अगर इसकी हम रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करवा दें तो वापस से हमें सोडियम फिनोक्साइड से क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। इसका मतलब कि ये जो फिनोल है वो कैसा एसिड है, वीक एसिड है। जब फिनोल सोडियम फिनोक्साइड किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वापस से क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा किस किस एसिड के साथ होता है, हम कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड ले लें, कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड जैसे HCl, HBr, HI, H2SO4, H3PO4 जिनको बोलते हैं मिनरल एसिड। अगर सोडियम फिनोक्साइड की किसी भी मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वापस से फिनोल मिल जाता है, ठीक है। अगर हम सोडियम फेनोक्साइड की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी करवाते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड या कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, तो हमें सोडियम फेनोक्साइड से वापस क्या मिल जाएगा, फिनोल मिल जाएगा, ठीक है। इवन अगर हम सोडियम फेनोक्साइड की रिएक्शन कार्बोनिक एसिड के साथ करवाएंगे तो भी हम सोडियम फेनोक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब फिनोल कैसा एसिड है, फिनोल एक वीक एसिड है, क्योंकि अगर फिनोल सोडियम फेनोक्साइड की रिएक्शन हम किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से करवाते हैं तो वापस से हमें क्या मिल जाता है, फिनोल मिल जाता है। तो इससे पता चलता है फिनोल कैसा एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है कि हम कैसे बताते हैं कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। तो उस एसिडिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए, एसिडिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एसिडिक कांस्टेंट। वो हर एक एसिड के लिए फिक्स वैल्यू होती है उसकी, हर एक एसिड के लिए उसकी वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। हम ज़्यादा इसको डीपली स्टडी नहीं करेंगे। तो किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम यूज करते हैं एसिडिक कांस्टेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Ka से, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आपको Ka क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ये एसिड है Ha, अगर ये डिसोसिएट होके ये H पॉजिटिव और ये इसका कॉन्जुगेट बेस A नेगेटिव बना रहा है तो Ka किसके इक्वल होता है,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं के ए। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो के ए की वैल्यू हाई होगी, अगर ये वीक एसिड होगा तो के ए की वैल्यू कम होगी। ठीक है, या लोअर होगी। इसके बाद लेकिन अभी हम क्या यूज करते हैं, के का हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, के की वैल्यूज को डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ बताने के लिए। इंस्टेड ऑफ के अभी हम यूज करते हैं पी के ए। पी के ए किसके इक्वल होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ के। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर हमें कंपेयर करना होगा तो हम किसका यूज करते हैं, पी के ए का। पी के ए इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के। ठीक है, स्मॉल पी होता है पी के। अब आपको यहां से देखो यहां पे हमें क्या था, के अगर ज्यादा है तो एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, के अगर कम है तो एसिड कैसा होगा, वीक एसिड होगा। अब आपको पता है पी के इज नेगेटिव लॉग ऑफ के अगर ज्यादा है तो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और के अगर ज्यादा है तो पी के की वैल्यू क्या होगी, लोअर होगी। तो कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, जो भी एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हाई के ए और लो पी के ए। अगर किसी भी एसिड की पी के वैल्यू लो है या के ए वैल्यू हाई है तो वो एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और वीक एसिड के लिए जो के ए की वैल्यू है वो लो होती है, के ए लो और पी के ए हाई। ठीक है, तो अगर पी के ए की वैल्यू हाई है और के ए की वैल्यू लो है तो एसिड कैसा होगा हमारा, वीक एसिड होगा। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सी वैल्यूज का यूज करते हैं, पी के ए वैल्यूज का। ठीक है, तो पी के वैल्यू जितनी कम होगी एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और पी के वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एसिड उतना ही वीक होगा। ठीक है।